नमस्कार, डीजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की सुर्खियों पर। 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2026 में 6.3 से 6.8% के बीच वृद्धि दर रहने का अनुमान। भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत बुनियाद के साथ निवेश गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने आर्थिक सर्वेक्षण को बताया पथ प्रदर्शक। अर्थव्यवस्था में तेज वृद्धि की जताई उम्मीद। कहा, कृषि उद्योग और सेवाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि। राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू हुआ संसद का बजट सत्र। विकसित भारत के निर्माण को बताया देश का लक्ष्य। कहा, तीसरे कार्यकाल में 3 गुना तेजी से हो रहा काम। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की राष्ट्रपति पर विवादित टिप्पणी पर उठा बवाल। भाजपा अध्यक्ष ने बोला हमला। कहा, बिना शर्त मांगे माफी। और दिल्ली के चुनावी रण में पीएम मोदी से लेकर कांग्रेस और आप नेता प्रचार में जुटे। यमुना में जहर मुद्दे पर घिरे केजरीवाल के जवाब की तह तक जाएगा चुनाव आयोग। और आइए सीधे लिए चलते हैं आपको द्वारका, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। नौजवानों को किसी न किसी तरह का रोजगार मिला है। इससे यहां लोगों का बिजनेस बढ़ा है। यशोभूमि के बाद यहां रियल एस्टेट बाजार में भी जबरदस्त उछाल आया है। साथियों, आने वाले समय में ये पूरा क्षेत्र एक प्रकार से स्मार्ट शहर होगा। यहां पूरी दुनिया से लोग आएंगे। टूरिज्म, व्यापार, कारोबार, सब कुछ फलेगा, फूलेगा। यहां केंद्र की भाजपा सरकार जो भारत वंदना पार्क बना रही है, ये भी पूरे देश के लिए एक मॉडल होने वाला है। विकसित भारत की राजधानी ऐसी ही होनी चाहिए। पूरी दिल्ली में ऐसा ही विकास होना चाहिए। दिल्ली शहर ही नहीं, दिल्ली देहात के गांव भी देश के गांव के लिए मॉडल बने, ऐसा विकास भाजपा करेगी। और इसी विश्वास के साथ आज दिल्ली एक सुर में कह रही है, अब की बार, अब की बार, अब की बार। साथियों, दिल्ली को केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन वाली सरकार चाहिए। आपने पहले कितने ही साल कांग्रेस को देखा, फिर दिल्ली पर आपदा वालों ने कब्जा कर लिया। आपने मुझे देश की सेवा करने का बार बार अवसर दिया है। अब आप मुझे डबल इंजन सरकार बनाकर दिल्ली की सेवा करने का भी मौका दें।
मैं गारंटी देता हूं, दिल्ली के विकास में भाजपा सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। साथियों, बीते 11 साल में आपदा ने सबके साथ सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही किया है। ये आपदा वाले केंद्र सरकार से लड़ते हैं, ये हरियाणा वालों से लड़ते हैं, ये यूपी वालों से लड़ते हैं। ये केंद्र सरकार की योजना यहां लागू नहीं होने देते। दिल्ली में यही आपदा वाले रहे तो दिल्ली विकास में पिछड़ती चली जाएगी और बर्बाद होती जाएगी। दिल्ली वासियों, दिल्ली में तकरार वाली नहीं, तालमेल वाली सरकार चाहिए। ताकि मिलजुल करके दिल्ली की हर बड़ी समस्या का समाधान हो। साथियों, हमें मिलकर दिल्ली को लूट और झूठ की आपदा से मुक्त कराना है। आपदा वालों ने दिल्ली को अपनी राजनीति चमकाने का एटीएम बना दिया है। आपदा वालों ने दिल्ली का पैसा निचोड़ लिया है, लूट लिया है। दिल्ली में घोटाले करके ये आपदा वाले काले धन से देश के दूसरे राज्यों में राजनीति चमकाते हैं। जब दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए इन्हें पैसा चाहिए होता है, ये दिल्ली के लोगों की जेब में डाका डालना शुरू कर देते हैं। इसलिए दिल्ली के लोगों को अब सावधान होने में देर नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके उतना जल्दी इससे मुक्ति पा लीजिए। और मैं आज एक बार फिर डंके की चोट पर कह रहा हूं, दिल्ली में भाजपा सरकार बनते ही आपदा के भ्रष्टाचार पर और कड़ा प्रहार होगा। पीएम मोदी ने द्वारका में चुनावी रैली से आप सरकार पर, दिल्ली की बदहालत पर जमकर हमला बोला। आपदा सरकार ने बीते 10 साल में सिर्फ टकराव और तकरार की राजनीति करते रहे हैं, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। उन्होंने कहा कि दिल्ली को मिलकर काम करने वाली सरकार चाहिए। पीएम ने कहा कि दिल्ली को डबल इंजन की सरकार चाहिए। प्रधानमंत्री ने रैली में ये भी कहा कि अगर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार पे और बड़ा प्रहार होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए डीडी न्यूज। सब ड्रामा है। हिमाचल में गारंटी दी थी कि महिलाओं को हर महीने 1500 देंगे, कोई वादा पूरा नहीं किया। अभी की दिल्ली सरकार भी ऐसी है। पंजाब में भी झूठ बोला। तो और क्या ऑप्शन है? मोदी जी की डबल इंजन सरकार, हमारे यूपी की तरह। एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, असम और लगभग पूरे देश में मोदी जी ने वादे पूरे किए। अगर दिल्ली में भी उनकी सरकार लानी है तो 5 फरवरी मौका है। विकसित दिल्ली मोदी की गारंटी। 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से,
फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया। And the game has to be rely on domestic drivers of growth. So what are those domestic drivers of growth? That is what is part 2 about. Just to recap, we do have a goal, a legitimate economic and social aspiration to become a developed country by 2047. The last economic survey broke it down into multiple components, generating about 80 lakh jobs per year, increasing our share of manufacturing in GDP, plugging Indian businesses into global value chains, and creating a viable small, medium enterprise sector, which in the German language is called the Mittelstand. Because countries that basically became powerhouses in manufacturing had succeeded in creating a viable small medium enterprise sector. Therefore, our goal with respect to manufacturing is inextricably tied to the success of being able to raise the share of SME enterprises as well. संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर ही कल बजट पेश किया जाएगा। दुनिया में आर्थिक मंदी चल रही है, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत आर्थिक रूप से प्रगति कर रहा है। इकोनॉमिक सर्वे का जो रिपोर्ट रखा है उस पे अब कल बजट रखेंगे तो आप देखेंगे कि दुनिया में मंदी चल रही है, दुनिया में इकोनॉमिक स्लो डाउन है और भारत एक ब्राइट स्पॉट होकर के आगे बढ़ रहे हैं। आज दुनिया में स्लो डाउन है और भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो आप समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश कितने अच्छे तरह से अपना आर्थिक नीति के साथ में काम कर रहा है। आप लोगों को शुरुआत में ही उन्होंने महालक्ष्मी का आशीर्वाद के साथ में संबोधित किया है, वो आशीर्वाद मिलेगा सबको। कल बजट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त बजट सत्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने महापर्व महाकुंभ को आस्था का पर्व बताते हुए कहा कि महाकुंभ को सांस्कृतिक परंपराओं एवं सामाजिक जागृति का पर्व है। भारत और दुनिया से करोड़ों श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाई है। राष्ट्रपति ने मौनी अमावस्या के दिन हुई दुर्घटना पर संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। देश में महाकुंभ का ऐतिहासिक पर्व भी चल रहा है। महाकुंभ भारत की सांस्कृतिक परंपरा का, भारत की सामाजिक चेतना का पर्व है। देश और दुनिया से आए करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज में पूर्ण स्नान कर चुके हैं। मैं मौनी अमावस्या के दिन हुई हादसे पर अपना दुख व्यक्त करती हूँ। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। राष्ट्रपति ने देश में उभरती टेक्नोलॉजी की सराहना करते हुए कहा कि भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि दर्ज करा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य भारत को एक वैश्विक नवाचार पावर हाउस बनाना है। 10,000 करोड़ रुपया के लागत से विज्ञान धारा योजना के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत के योगदान को आगे बढ़ाते हुए इंडिया एआई मिशन प्रारंभ किया गया है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन से भारत इस फ्रंटियर टेक्नोलॉजी में दुनिया के अग्रणी देशों की पंक्ति में स्थान बना सकेगा। संसद के बजट सत्र का आज से आगाज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र की शुरुआत पर मां लक्ष्मी को नमन किया और सभी की समृद्धि की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के संकल्प को पूरा करने का आह्वान किया। वहीं इस बार किसी विदेशी हस्तक्षेप के सामने न आने पर उन्होंने संतोष भी व्यक्त किया। शायद 2014 से लेकर अब तक शायद पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं प्रगटी है। विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। 10 साल से यानी 14 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले
शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे और यहां उसको हवा देने वालों की कोई कमी नहीं है। ये पहला सत्र मैं पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं कि जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं हुई। संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर कांग्रेस नेताओं के बयान पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति के लिए की गई टिप्पणी पर विवाद हो गया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब सोनिया गांधी से पूछा गया तो उन्होंने शुरुआत में सीधे मीडिया को कोई जवाब नहीं दिया। इस बीच सोनिया और राहुल गांधी आपस में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करते दिखाई दिए। इसके बाद सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति के संबोधन को लेकर कहा कि झूठे वादे हैं, जिसके बाद राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को बोरिंग कहा। इस पर सोनिया गांधी कहती हैं, पुअर लेडी, राष्ट्रपति आखिर में बहुत थक गई थी। Usual false promises. Boring. No comment. No, poorly. The president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak, poor thing. थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए। आ रही है तो क्या करें? और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी के विवादित बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैं और भाजपा का हर कार्यकर्ता सोनिया गांधी द्वारा भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए बेचारी शब्द के इस्तेमाल की कड़ी निंदा करता हूं। जानबूझकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना कांग्रेस पार्टी की अभिजात्य, गरीब विरोधी और आदिवासी विरोधी प्रकृति को दर्शाता है। मैं मांग करता हूं कि कांग्रेस पार्टी माननीय राष्ट्रपति और भारत के आदिवासी समुदायों से बिना शर्त माफी मांगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यमुना के पानी में जहर वाले बयान के मुद्दे पर चुनाव आयोग पहुंचे। यहां उन्होंने चुनाव आयोग को जवाब वाली चिट्ठी सौंपी। केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को लिखी चिट्ठी में कहा कि मेरी एकमात्र चिंता दिल्ली के लोगों का स्वास्थ्य और सुरक्षा है और मैं लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा के लिए लड़ूंगा। चुनाव आयोग के दूसरे नोटिस पर जवाब देते हुए केजरीवाल ने पूरे मामले को राजनीतिक रंग दे दिया है। केजरीवाल ने चुनाव आयोग से हरियाणा के सीएम पर आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है। चुनाव आयोग ने इस मामले पर कहा है कि केजरीवाल के जवाब की विस्तार से जांच करेंगे और उसके आधार पर फैसला लेंगे। यमुना नदी में जहरीले पानी के मुद्दे पर घिरते आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अभी चुनाव आयोग के कार्यालय पहुंचे और कार्यालय में उनके साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, राघव चड्ढा पहुंचे और एक तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को संतुष्ट करने की कोशिश की गई। चुनाव आयोग कल जो आम आदमी पार्टी ने जहरीले पानी के मुद्दे पर उन्हें जो जवाब दिया था उस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए आज 11 बजे का टाइम उनको मुकर्रर किया कि आप आइए और आयोग में पहुंचकर अपनी बातें रखिए। और चुनाव आयोग की तरफ से जो 5 सवाल रखे गए थे जहरीले पानी को लेकर, चुनाव आयोग ने साफ तौर पर ये कहा कि आपको किस जगह पर दिखा कि यमुना का पानी जहरीला है, उसका तथ्य क्या है। चुनाव आयोग ने यहाँ तक भी उनसे पूछा कि अगर आपके जल बोर्ड के इंजीनियर को ये पता चला कि यमुना का पानी जहरीला है तो उसके लिए क्या प्रयास किए गए, जहरीले पानी की प्रकृति क्या है। इन तमाम सवालों का आज जवाब देने के लिए अरविंद केजरीवाल यहाँ पहुँचे। कैमरामैन मोहित जोशी के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच सियासी गहमागहमी बढ़ गई है। नई दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल आमने सामने हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल को पत्र लिखकर खुली बहस के लिए चुनौती दी थी। संदीप दीक्षित की चुनौती पर अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर नहीं पहुंचे। कांग्रेस नेता ने केजरीवाल से अपने सभी दावों पर तथ्यों और साक्ष्यों के साथ बहस करने के लिए कहा था। साथ ही केजरीवाल से जनता के सामने सही तथ्यों को रखने का भी आग्रह किया था। आजकल केजरीवाल साहब जमुना जी पे बड़ी राजनीति करते हैं, तो जमुना जी साफ क्यों नहीं होती है, गंदी क्यों नहीं होती है। तब हमें पता चला इस दिल्ली की साफ पानी का अगर किसी ने काम किया था
तो कांग्रेस की सरकार ने काम किया था। शीला जी के समय हमने 30 ऐसे बड़े बड़े कारखाने बनाए थे कि आपका पानी साफ हो और साफ पानी आज आपके घर में पहुंचे। पूरी दिल्ली 10 साल उस पर उम्मीद रख के बैठी थी। पूरी दिल्ली की उम्मीदों को उसने तोड़ा है। ये आज आखिरी बार उसको मौका मिला, ये मंच मिल रहा है जहां वो सवालों का जवाब दे। ऐसा कौन सा लोकतंत्र है, कौन सा मुख्यमंत्री है, कौन सा नेता है जो सवालों के जवाब से घबराता है? और इस बुलेटिन में बस इतना ही। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए डीडी न्यूज।